हेलो फ्रेंड्स, उत्तम सिंह एकेडमी आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर मंदांगी और आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं: एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स को आप मिक्स ग्लैंड के नाम से भी जानते होंगे। एंडोक्राइन ग्रंथियां हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, एक एक से सारी ग्रंथियां, उनके सीक्रेशन, उनसे कमी और अधिकता से होने वाली बीमारियां। एक्सोक्राइन ग्रंथियां मैं आपको अभी बता देता हूँ। एक्सोक्राइन ग्रंथि होती क्या है? तो एक्सोक्राइन ग्रंथि में ये उदाहरण है, ये स्किन का कट सेक्शन है हमारी। तो स्किन में डर्मिस लेयर के अंदर ये ग्लैंड पाई जा रही है और ग्लैंड ने अपना ये डक्ट भेजा, मतलब ये नलिका भेजी, जिसके कारण ये सीक्रेशन अपना ऊपर भेज सके। तो ऐसी ग्रंथियां या ग्लैंड्स जिनके अंदर डक्ट होती है या नलिकाएं होती हैं, एक्सोक्राइन ग्रंथियां कहलाती हैं। एक्सोक्राइन ग्रंथियों के उदाहरण क्या क्या है? स्वेट ग्लैंड मतलब पसीना बनाने वाली, सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार बनाने वाली, मेमोरी ग्लैंड मतलब स्तन, स्टमक मीन्स स्टमक एक ऑर्गन है, ग्लैंड नहीं, पर वो ग्लैंड की तरह कार्य करता है जब वो डाइजेशन करता है। तो डाइजेशन के समय पे जो उसमें एंजाइम्स निकलते हैं तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सहायता से ही निकलते हैं, इसलिए इसमें स्टमक को भी रखा गया। लिवर क्यों है? क्योंकि लिवर बाइल का निर्माण करता है। यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लिखोगे लिवर। यदि आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी है, तब आप लिखोगे थायराइड। तो ध्यान रखना, हमारे जो लिवर होता है वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत आता है, ना कि एंडोक्राइन ग्लैंड में। आगे हम एंडोक्राइन ग्रंथियां देखें तो ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनके अंदर डक्ट नहीं पाई जाती, मतलब नलिकाएं नहीं पाई जाती। ये अपना सीक्रेशन या इनका जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट बना के सीधा अपना ब्लड में डाल देती हैं और ब्लड की सहायता से ये पूरी बॉडी में फैल जाता है और जहाँ उसको क्रिया करनी है वहाँ वह क्रिया करता है। जो इनका प्रोडक्ट होता है वह हार्मोन कहलाता है। इनके उदाहरण क्या क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है। अब मैंने इधर जो पेनक्रियाज आपको बताया, पेनक्रियाज 100% एंडोक्राइन नहीं है। पेनक्रियाज को अपन मिक्स ग्लैंड के अंदर रखते हैं क्योंकि यह एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का कार्य करता है। आगे हम देखें तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड क्या होती हैं? ये पेनक्रियाज है। मैंने डाइजेशन वाले लेक्चर में आपको बताया था कि यह डाइजेशन करते समय एंजाइम्स का निर्माण करता है और इस डक्ट के माध्यम से अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको डिओडनम में डाल देता है। तो इसने कार्य किया एक्सोक्राइन की तरह। और जब ये एंडोक्राइन की तरह कार्य करता है तो आप लोगों ने नाम सुने होंगे हार्मोन्स के, इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। वह जो हार्मोन निकलते हैं वह पेनक्रियाज से निकलते हैं, तब यह पेनक्रियाज कार्य करता है हमारा एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह। तो मिक्स ग्लैंड का अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछे तो आप क्या बताओगे? पेनक्रियाज। अब एंडोक्राइन ग्रंथि को अपन देखें तो जैसे मान लीजिए ये एंडोक्राइन ग्रंथि है, इसके अंदर ये ग्रेन्यूल्स बन रहे हैं, मतलब इसका प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है और जैसे ही आवश्यकता होती है शरीर को वैसे ही अपना प्रोडक्ट बाहर निकाल देती है और हमारे हर ऑर्गन के ऊपर रक्त वाहिकाओं की जो कैपिलरीज होती हैं उनकी जाल बनी रहती है। तो उससे क्या होता है कि जैसे ही ये प्रोडक्ट बाहर आएगा तो डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर चला जाएगा और ब्लड के माध्यम से पूरी बॉडी में फैलेगा और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ निकल जाएगा। तो इनको डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। डक्टलेस मतलब इनके अंदर नलिकाएं ना होना, और इनके प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? हॉर्मोन्स। और जो एक्सोक्राइन ग्रंथियां होती हैं उनके प्रोडक्ट को अपन नॉर्मली एंजाइम्स कहते हैं। ये हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं जो अपन देखने वाले हैं इनको डिटेल में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, थाइमस है। होते तो हमारे टेस्टिस और ओवरी भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह हैं, पर उनको अपन पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ही समझ लेंगे कि उनकी क्रिया किस तरह से होती है। सबसे पहले हम देखें तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड मेन होती है वो होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये ग्लैंड हमारी खुद भी फंक्शन करती है और साथ में दूसरी ग्लैंड्स को भी संचालित करती है, इसलिए इसको कहते हैं अपन मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं। आगे वाला भाग कहलाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, पीछे वाला भाग कहलाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और एक इन दोनों के बीच में भाग होता है उसको अपन कहते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। अब इसकी थोड़ी संरचना देखिए, इधर ये इसका पतला भाग है, इसको स्टॉक कहते हैं, और ये इसकी मेन बॉडी है पिट्यूटरी ग्लैंड की। ये स्टॉक के माध्यम से संरचना से जुड़ा है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा ब्रेन का पार्ट होता है। हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि यह हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को संचालित करता है, इसलिए मास्टर ग्लैंड को संचालित करने वाला भी मास्टर हुआ, तो इसलिए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब देखिए जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इसका आगे वाला भाग कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसका जो पीछे वाला भाग है, जो पोस्टीरियर भाग है, वो कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब इसके हम हार्मोन्स देखें तो एंटीरियर लोब मतलब जो हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? तो ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में जीएच बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम सोमेटोट्रोपिन भी होता है। याद रखिएगा, सोमेटोट्रोपिन। और
दूसरा हार्मोन है प्रोलैक्टिन, तीसरा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको शॉर्ट में टीएसएच बोलते हैं, अगला एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको एसीटीएच बोलते हैं, अगला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगला ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये हमारे जो हार्मोन्स है ऊपर वाले, ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, और जो बीच वाली पिट्यूटरी होती है, मतलब जो इंटरमीडिएट पिट्यूटरी है, उससे मेलेनोसाइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकलता है जो कि अल्फा और बीटा टाइप का होता है, हम आगे इसको देखेंगे। और जो पोस्टीरियर लोब होती है पिट्यूटरी की, वह क्या करती है, स्वयं किसी हार्मोन का निर्माण नहीं करती, पर जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो हार्मोन बनते हैं दो, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, इन दोनों को स्टोर करती है और आवश्यकता के अनुसार उनको सीक्रेट करती है। हम एंटीरियर पिट्यूटरी के एक एक सौ हार्मोन देखें तो पहला हार्मोन हमारा है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हमारा क्या करवाता है, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। सबसे पहले किसकी ग्रोथ करवाता है, बोन्स की, कार्टिलेज की और कनेक्टिव टिश्यू की। जब हमारे बोन्स की और कार्टिलेज की ग्रोथ हो जाएगी तो उन्हीं से हमारे स्केलेटल मसल अटैच रहते हैं, जिनकी भी ग्रोथ होती है, और फिर उनके बाद हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ होती है। इस तरह हमारी पूरी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। यह बॉडी की ग्रोथ करवाने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर जीवन भर निकलता है, ताकि हमारे शरीर में रक्त कोशिका विभाजन करवाता रहे। अब इसके कुछ अदर फंक्शन होते हैं, तो उनमें जैसे प्रोटीन के ऊपर अगर अपन इसका मेटाबॉलिक फंक्शन देखें, ये शब्द आपको बार बार सुनने में मिलेगा, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज़ को निर्मित करना, और कैटाबॉलिज्म मीन्स किसी चीज़ को तोड़ना। इन दोनों से ही मिलकर के बनता है हमारा मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन के ऊपर इसका कैसा फंक्शन है, एनाबॉलिक फंक्शन है, मतलब ये प्रोटीन निर्माण का बढ़ावा देता है हमारी बॉडी में। मिनरल्स का के ऊपर क्या करता है, तो मिनरल्स का जो अवशोषण हमारे स्टमक से या फिर हमारे जो इंटेस्टाइन है वहाँ से होना है, जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से होना है, तो उसको बढ़ा देगा। साथ ही जो यूरिन के माध्यम से हमारे खनिज बाहर निकल रहे थे उनको रोक लेगा। तो हमारी बॉडी में अधिकता हो जाएगी सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस की, इसके कारण हड्डियों की ग्रोथ होने में सहायता प्राप्त होगी। आगे देखिए तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर इसका क्या मेटाबॉलिज्म है। कार्बोहाइड्रेट पर ये क्या करता है कि हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, मतलब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की अधिकता करवाता है, जिससे हमारी बॉडी को अधिक से अधिक एनर्जी प्राप्त हो सके और वह ग्रोथ कर सके। इसी प्रकार फैट का मेटाबॉलिज्म, ये कैटाबॉलिक फंक्शन होता है फैट के ऊपर, मतलब फैट को भी तोड़ता है जिससे एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाता है। अब इसको कंट्रोल किस तरीके से करते हैं, तो इसका एक केमिकल कंट्रोल है। जो हमारे हाइपोथैलेमस होता है वो एक हार्मोन निकालता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, उसका नाम है जीएचआरएच, मतलब ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो वह हार्मोन निकलता है और पिट्यूटरी के ऊपर कार्य करेगा और जीएच निकलवाएगा। जीएच निकलेगा, जितना ज़्यादा जीएच उतनी अच्छी ग्रोथ। इसी प्रकार से अपन फिजिकल मेथड देखें तो उस फिजिकल मेथड में हमारा होता है एक्सरसाइज। अगर अपन प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं बचपन से ही, तो हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो एबिलिटी होती है वो सही रहती है। अब आगे कुछ बीमारियां रहती हैं इसकी कमी और अधिकता से। तो जैसे अगर इसकी अधिकता बचपन में हो जाए, जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हो, ये खली की फोटो है। यह एक एबनॉर्मल लंबाई का व्यक्ति है जिसमें जाइजेंटिज्म बीमारी है। इसमें क्या होगा कि इसमें बचपन से ही इसमें ग्रोथ हार्मोन की अधिकता रही, जिसके कारण इसकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई। अब इसमें जैसे अगली बीमारी अपन देख सकते हैं डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म आपको फोटो से ही समझ में आ रहा होगा, बोनापन। ये क्या कब होती है, जब बचपन से ही हमारा ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में कम निकले तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, जिसके कारण बीमारी का नाम होता है डॉर्फिज्म। अगला हार्मोन है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में निकलता है जब वह बच्चे को जन्म दे देती है। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं में मेमरी ग्लैंड के ऊपर कार्य करता है और मिल्क का निर्माण करवाता है। ध्यान रखिएगा, मिल्क का सीक्रेशन नहीं करवाता, मिल्क का निर्माण करवाता है। सीक्रेशन ऑक्सीटोसिन करवाता है, तो कंफ्यूज मत होना। मिल्क का निर्माण करवाने वाला हार्मोन हमारा कौन सा है, प्रोलैक्टिन। अभी डिपेंड करता है कुछ कुछ चीज़ों पर, जैसे कि एक्सरसाइज, इमोशनल स्ट्रेस, प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग जैसे मान लो मदर अगर बच्चे को लंबे समय तक दूध पिलाती है तो वह उसके अंदर प्रोलैक्टिन की मात्रा भी अधिक होगी। प्रेगनेंसी के समय प्रोलैक्टिन अधिक रहता है। ऐसे इमोशनल अगर स्ट्रेस होगा तो प्रोलैक्टिन की मात्रा कम हो जाती है, मिल्क का निर्माण ठीक से नहीं होता। प्रॉपर अगर एक्सरसाइज करती है महिला तो उसमें प्रोलैक्टिन की मात्रा सही रहती है। अब इसके कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि डोपामिन है। ये हमारा हाइपोथैलेमस से निकलने वाला एक हार्मोन होता है जो प्रोलैक्टिन के ऊपर क्रिया करता है और प्रोलैक्टिन की मात्रा को कम कर देता है। अगला हार्मोन हमारा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने वाला हार्मोन है ये। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करेगा और थायराइड ग्रंथि हमारा हार्मोन्स का निर्माण करेगी T4 और T3, मतलब थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन। अगला हमारा हार्मोन है ACTH। इसका क्या मतलब है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। मतलब एड्रिनल ग्रंथि जो हमारी होती है उसके कॉर्टेक्स वाले भाग को यह उत्तेजित करता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, जिनको अपन मिला करके कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन कहते हैं, उनका निर्माण करवाता है। अगला हार्मोन है FSH। अब देखिए FSH को आप नोट कर लीजिए कहीं। FSH
अलग अलग प्रकार से कार्य करता है पुरुषों में और महिलाओं में। पुरुषों में यह हार्मोन हमारे टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स पाई जाती है, उन सेल्स के ऊपर कार्य करता है और वहाँ से इनहिबिन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करवाता है। और महिलाओं के अंदर जो ओवरी होती है, ओवरी में फॉलिकल का निर्माण होता है। उन फॉलिकल के अंदर एक लेयर होती है थीका इंटरना नाम की, वह थीका इंटरना को उत्तेजित करता है और थीका इंटरना से ईस्ट्रोजन का निर्माण करवाता है। साथ ही हमारा अगला हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन महिलाओं में कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर कार्य करता है। यह कॉर्पस ल्यूटियम ऐसी संरचना होती है, ये फॉलिकल रप्चर होने के बाद बनती है, जो कि ओवरी में पाई जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम के ऊपर यह कार्य करता है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करवाता है। और पुरुषों में यह लीडिक कोशिकाओं के ऊपर कार्य करता है और टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का निर्माण करवाता है। अब इंटरमीडिएट पिट्यूटरी अगर अपन देखें तो इसमें बीच में आपको ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जस्ट बीच में ये है, यह इंटरमीडिएट पिट्यूटरी होती है। इसका कार्य क्या है, तो यह एक हार्मोन का निर्माण करवाते हैं, इसका नाम मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, अल्फा और बीटा। काम दोनों का सेम है। क्या काम है, हमारी स्किन में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मेलेनिन पिगमेंट का निर्माण करती हैं। ऐसी कोशिकाओं को अपन मेलेनोसाइट्स कहते हैं। उन कोशिकाओं के ऊपर यह कार्य करता है और उन्हें एक्टिव बनाता है। वो एक्टिव होने के बाद अधिक से अधिक मात्रा में मेलेनिन का निर्माण करती हैं और वही मेलेनिन के कारण हमारा स्किन का और हमारे हेयर्स का कलर डार्क होता है। साथ में ये हमारी भूख को और सेक्सुअल एराउजल को भी अफेक्ट करती है। यह हार्मोन हमारे अंदर अधिक एक्टिव नहीं होता, पर जब आप धूप में निकलते हो तब आपकी स्किन का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, वह इसी के कारण होता है। अब हम देखें पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऐसा पार्ट है हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि का जो स्वयं कोई हार्मोन का निर्माण नहीं करती। यह केवल हाइपोथैलेमस में बने हुए हार्मोन्स का संचय करती है, स्टोर करती है। जैसे आप ये न्यूरॉन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हार्मोन्स का निर्माण होता है और ये आकर के सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाता है। अब इन दोनों हार्मोन्स का नाम है ऑक्सीटोसिन, एडीएच। एडीएच को अपन वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, मैंने पीछे बताया था आपको। ये दोनों हार्मोन स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बनते हैं हाइपोथैलेमस में। यदि आपसे पूछा जाए कि ये निकलते कहाँ से हैं तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी आंसर टिक करना। यदि ये पूछा जाए कि ये बनते कहाँ हैं तो हाइपोथैलेमस। हम फंक्शन देखें कि से, तो एडीएच हार्मोन जो है उसका फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर वैसोप्रेसिन कहते हैं उसको। मूत्र त्याग करने की प्रक्रिया को डायूरेसिस कहा जाता है। तो एंटी शब्द लग गया, मतलब उसके अपोजिट। मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करेगा, जो हमारी यूरिनेशन की प्रक्रिया थी उसको कम करेगा या रोकेगा। इसी प्रकार से वैसोप्रेसिन, वैसो मीन्स वेसल्स मतलब वाहिकाएं, और प्रेशन मतलब उनको दबाने वाला, प्रेस करने वाला। तो जब भी हमारा बीपी लो होता है तो हमारी रक्त वाहिकाओं को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है, तो हमारा नॉर्मल पे आ जाता है। इसलिए इसके दोनों नाम है, वैसोप्रेसिन और एडीएच। अब यह नॉर्मली कार्य कैसे करता है, जब भी हमारी बॉडी में, हमारे रक्त में पानी की कमी हो जाती है तो हम यूरिन के माध्यम से अधिक पानी वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे समय में पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच हार्मोन बनाती है, वह जाकर के डायरेक्ट हमारा किडनी के ऊपर कार्य करता है और इसमें जल का अवशोषण बढ़ा देता है, जिसके कारण यूरिन में से अधिक मात्रा में पानी हमारे ब्लड में आ जाता है और पानी हमारा बच जाता है। इसकी कमी से एक बीमारी होती है, नाम है इसका डायबिटीज इंसिपिडस। आप कंफ्यूज मत होना, आपने इंसुलिन की कमी से एक बीमारी पड़ी होगी, उसका नाम भी डायबिटीज होता है, पर वो डायबिटीज मेलाइटस होती है, ये डायबिटीज इंसिपिडस होती है। इसमें क्या होता है, वाटर का अवशोषण नहीं हो पाता किडनी से, जिसके कारण क्या होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में हमारा जो जल है वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है, जिससे हमें बार बार प्यास लगती है। इसको अपन मेडिकल की भाषा में पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अगर प्यास बार बार लगेगी, अपन ज़्यादा पानी पियेंगे तो यूरिन भी ज़्यादा आएगी, और ज़्यादा यूरिन आने को अपन बोलते हैं पॉलीयूरिया। अब अगला हार्मोन हमारा है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये भी हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में संचित होता है, वहीं से निकलता है और बनता कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। इसके कार्य क्या क्या हैं, तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कार्य है वो है जब डिलीवरी होती है, प्रसव होता है, तो उस समय जो यूट्रस के अंदर जो स्मूथ मसल्स रहती हैं उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि ईजिली डिलीवरी हो पाए। दूसरा, जब मदर अपने बच्चे को बक्से से लगाती है दूध पिलाने के लिए, तो उस समय उसके अंदर ममता का संचार होता है। वह ममता का संचार भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है जब मिल्क सीक्रेट होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मिल्क सीक्रेट किस हार्मोन की वजह से होता है, निकलता किस हार्मोन की वजह से है, तो ऑक्सीटोसिन, और बनता किसकी वजह से है तो प्रोलैक्टिन। इसीलिए ऑक्सीटोसिन को ममता का हार्मोन भी कहा जाता है।